तरह से अब्बू मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब कुछ पैसे में उसको कितना चाहिए हमें नहीं पता, यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो जहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया संख्यावाचक विशेषण, कि जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, इसको दो भागों में बांटा गया था, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में हमें मतलब कंफर्म नहीं होता, निश्चित नहीं होता है कि संख्या कितनी है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक में हमें कंफर्म होता है, उसमें हम गिन सकते हैं कि संख्या कितनी है। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा, पर जो जिसे हमें माप तोल किया जा सकता है, क्योंकि परिमाण में हम उसको गिन नहीं सकते हैं, वस्तुओं का इसमें माप तोल किया जा सकता है। तो परिमाण शब्द का अर्थ ही है मात्रा, अर्थात माप तोल, कि किसी वस्तु का मापना या उसका तोलना, उसका माप तोल करना। कुछ संज्ञा शब्द गिने नहीं जा सकते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, केवल वो मापे या तोले जा सकते हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें सिर्फ मापा या तोला जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशेष्य की अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का ज्ञान हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। नेहा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब नेहा को कपड़ा कितना चाहिए? 5 मीटर। तो हम कपड़े को सिर्फ नाप कर दे सकते हैं, इसको माप कर ही दिया जा सकता है। नेहा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए। हमारे घर रोज 3 किलो दूध आता है। तो हमारे घर रोज दूध कितना आता है? 3 किलो। तो दूध का भी माप किया जा सकता है कि 3 किलो दूध चाहिए। सभी रोटी पर थोड़ा घी लगा दो। तो थोड़ा घी। तो यहाँ इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का सिर्फ माप तोल किया जा सकता है। 5 मीटर कपड़ा, 3 किलो दूध, थोड़ा घी, तो ये सिर्फ मापी या तोली जा सकती है। उसी तरह अगला उदाहरण देखो। मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। दो किलो चीनी चाहिए। तो यहाँ पर चीनी कितनी चाहिए थी? 2 किलो। तो चीनी का भी नाप हो गया। तो अब ये आपके समझ में आ गया बच्चों की परिमाणवाचक में सिर्फ वस्तुओं का, संज्ञा शब्दों का या वस्तुओं का माप तोल किया जा सकता है। इसमें हम उन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ उन्हें मापा या तोला जा सकता है। और अब तक हमने जो उदाहरण देखे उन सब में यही था कि माप या तोल किया गया है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब नाम से ही आप वैसे ही समझ गए होंगे कि जिस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक
विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चले। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चलता, निश्चित है कि कितना चाहिए या कितना है, उसका पता चले, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं हम इसके उदाहरण। बाजार से 3 किलो चावल ले आओ। तो यहाँ पर निश्चित मात्रा दी गई है 3 किलो चावल। हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, 100 ग्राम शहद चाहिए। तो शहद की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। तो ये भी निश्चित वाचक विशेषण है। मेरी कमीज में 3 मीटर कपड़ा लगता है। तो यहाँ पर भी निश्चित है कि जो कमीज बनेगी उसमें 3 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इन उदाहरण से आपको पता चल रहा है कि यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसी तरह से और उदाहरण देखिए आप, मुझे 10 तोले सोने के कड़े बनवाओ। तो कड़े जो चाहिए वो कितने तोले के? 10 तोले के होने चाहिए, मतलब उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। 1 बोरी गेहूं काफ़ी होगा। तो यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया? ओके। तो अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कि जिसमें निश्चित मात्रा नहीं होती है। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता नहीं चलता। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी शब्द की निश्चित माप तोल का पता नहीं चलता कि उसमें निश्चित माप तोल क्या है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहीं मीटर, थोड़ा कपड़ा, काफ़ी दूध, कहीं लीटर। तो यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। उसी तरह से थोड़े से चावल खा लो। अब थोड़े से में कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता। मंदिर में कई किलो प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कई किलो में कितना ही किलो प्रसाद आ सकता है, हमें इस बारे में भी निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है। उसी तरह से लाखों मन गेहूं गोदाम में बंद था। लाखों मन, अब कितना था, निश्चित मात्रा उसकी भी नहीं बताई जा रही है। तो जहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो बच्चों, ये आपके संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया कि मैंने पहले भी बताया था कि संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक में सिर्फ वस्तुओं का माप तोल किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अगला विशेषण। तो अगला हम पढ़ते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हमारा चौथा विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि जो विशेषण संज्ञा की, जो सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं इसकी और डेफिनेशन। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो विशेषण के रूप में प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने की बात यह बच्चों कि इसमें सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है।
वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए इसके उदाहरण, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पर सार्वनामिक शब्द कौन सा था? यह है इसका सार्वनामिक शब्द है। वह लड़का बहुत परिश्रमी है, वह इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। तो ये संकेत दिया गया, हम इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कह रहे हैं कि ये कलम मेरी है। तो कलम की ओर संकेत हो रहा है कि ये मेरी है। वह लड़का बहुत परिश्रमी, तो जो लड़का परिश्रमी है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि वह बहुत परिश्रमी है। विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। तो ये संकेत भी दिया जा रहा है और सार्वनामिक विशेषण भी है। इन वाक्यों में यह शब्द, वह लड़का और इस शब्द विद्यार्थी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये मूल रूप से सर्वनाम शब्द हैं, परंतु सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि इन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है। इन सर्वनामों का प्रयोग जो है वो संज्ञा शब्द से पहले होता है। कलम, लड़का, विद्यार्थी ये संज्ञा शब्द थे और इससे पहले हमने सार्वनामिक शब्द का प्रयोग किया है। यदि इनके बाद संज्ञा शब्द नहीं आता है तो इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यदि इनके बाद संज्ञा शब्द अगर नहीं आता है तो हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं, और अगर इनके बाद संज्ञा शब्द आ रहा तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। भाई मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। उदाहरण है ये कि भाई मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। तो इस वाक्य में भाई संज्ञा शब्द है ना, भाई संज्ञा शब्द है। और दूसरे वाक्य में वह भाई संज्ञा के लिए आया है, अतः यह सर्वनाम है, विशेषण नहीं। इसी प्रकार वह छात्र कक्षा में हंगामा करता है। तो छात्र संज्ञा शब्द और वह सर्वनाम शब्द, लेकिन पीछे संज्ञा शब्द आया तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। तो बच्चों ये थे हमारे विशेषण। हमने विशेषण पढ़ा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके प्रश्न उत्तर का आपके पास PDF आएगा जो आपको कॉपी में करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको पाठ में कहीं कोई प्रॉब्लम आती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।